मैं अधिकांशतः बिना कोई गंभीरता से सोचे समझे बिना कुछ कह देता हूँ और उसमें से कुछ शब्द आप लोग पकड़ करके उसको बहुत गंभीरता से देखने लगता है। एक दृष्टि से वो अच्छे भी हैं और एक दृष्टि से कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना कोई गहरे पृष्ठभूमि की हम कुछ चीज़ को पकड़ लें, उसको फिर शोध करते रहें तो इसमें से बहुत कुछ ना निकलें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम सब का एक समानता मानसिक हैं, शायद वो आज की अधिकांश लोगों की हृदय में हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं, अपने आप को भी पहचान नहीं पा रहे हैं और उसका कोई अभिव्यक्त भी करने की स्थिति में नहीं है। भावना आते हैं लेकिन वो भावनाओं को शब्द नहीं दे पाते हैं। मूल बात तो ये है कि आज की मनुष्य 200-300 साल पहले की मनुष्यों की मानसिकता से तुलना किया जाए तो आज बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं और उस असंतोष को कारण भी नहीं ढूंढ पाते हैं। उसकी निवारण कैसा हो उस पर भी नहीं सोच पाते हैं और उस असंतोष को ठीक से अपने समझने की और लोगों को समझाने की संप्रेषण भी ठीक से मिल नहीं पा रहे हैं। यह आज के यथास्थिति हैं और इससे हमें निकलना चाहिए। ये संपूर्ण मानव के लिए सही नहीं है। यह महात्मा गांधी सहित दुनिया की अनेक प्रतिभावान और विद्वान लोगों ने कहा है, लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हुए हैं जो इससे निकलने की एक सही मार्ग दिखा सकें और जो यथास्थित हैं उसको भी एक सही संप्रेषण दे सकें। जैसा हम अभी देखते हैं भारतवर्ष में भी गांधी विनोबा को छोड़कर और ऐसा बहुत लोग नहीं मिलते हैं। अरबिंदो, स्वामी विवेकानंद, जिदु कृष्णमूर्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन लोगों ने भी अपने अपने दृष्टि से अपने अपने भाषा में बहुत कुछ संप्रेषित किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कम लोगों ने उन उपदेशों को गहराई से समझे हैं या समझ करके अपने जीवन में उतारने की चेष्टा किया है। लोगों को अच्छा लगता है और उसका समर्थन भी करते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में कैसा उतारना है और अपने जीवन में उतारने के बाद लोगों के साथ उसको कैसा साझा करना है, ये दोनों चीज़ जान नहीं पा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए
समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए लंबे समय के प्रयास, लंबे समय की सतती निरंतरता में कोई प्रयास करना चाहिए। एक कि आज के मनुष्य बहुत कम समय के अंदर नतीजा या परिणाम पाना चाहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन काल में इसका कोई परिणाम आने वाला नहीं है, तो वो प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जो हितु को संपादन करने के कार्य तभी करता है, उसकी प्रतिफल अपने ही सामने आए या स्वयं इसको भोग सकें, तभी वो प्रयास करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। लोक कथा में आते हैं कि एक वृद्ध आदमी आम का पेड़ उगा रहे थे, तो किसने पूछा कि इसमें फल आने तक तो आप जीवित रहेंगे नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नई पीढ़ी जो है इसके फल को खाएंगे। तो इस प्रकार की दृष्टिकोण बहुत कम हो गया है। खास तौर से आज की जो राजकाज की पद्धति हैं प्रजातंत्र की, तो उसमें तो 5 साल 4 साल की अवधि बंद लेते हैं कि इसमें कुछ कर लेना है, और उसके बाद जो आएंगे तो वो लोग क्या करेंगे। और अधिकांशतः पहले वाले 5 साल में जो किया हुआ है वो अगले वाले 5 साल वाले उसको निरंतरता रखते नहीं। तो इसलिए हमको लंबे समय की कोई निरंतरता चलने वाले कुछ पद्धति या योजना की सोचने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से हमने कहा था कि 5 साल की या 100 साल की। अभी ऐसा कई इस नाम से चल रहे हैं। शिंचिनबुची के नेतृत्व में 84,000 योजना करके समस्त बौद्ध वांग्मय को अंग्रेज में अनुवाद करेंगे, तो उसका योजना बनाया है 100 साल का। तो शुरू में बने थे, गत बरस बता रहा था कि आप 100 साल की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, 75 साल में ही हो जाएगा। एमरी यूनिवर्सिटी वालों का परमपंत दलाई लामा जी की जो सेकुलर एथिक्स हैं उसको पाठ्यक्रम के रूप में संचालित कर रहे हैं, तो जिसका नाम है सी लर्निंग, सोशल इमोशनल एथिक लर्निंग के नाम से। सोशल इमोशनल एंड एथिक लर्निंग सेकुलर का शब्द हटा दिया है, तो उसका भी आजकल कह रहे हैं कि हम 100 वर्ष की योजना है। तो उसमें यूरोप, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, हर जगह कल परसों लोग आए थे, तो कई 2-3 हज़ार स्कूलों में उसका संचालन हो गए हैं। लगभग कई लाख विद्यार्थी उसमें सम्मिलित हो गए हैं, तो वो लोग भी लंबे अवधि के। और विशेष रूप से हम अभी देखें तो मनुष्य की मानसिकता कुछ ऐसा है
कि बहुत पुराना इतिहास की घटनाओं को भी आज के संदर्भ में ले आते हैं और उस पर काम करते हैं। उदाहरणतः औरंगजेब की अन्याय के कार्यों को प्रतिशोध आज के मुसलमानों से लेने की सोचते हैं। तो उस तरह से बहुत पुराना इतिहास की बात को भी आज के संदर्भ में राग द्वेष की कारण बनाते हैं। तो इससे ये लगता है कि समाज में कुछ परिवर्तन और बदलाव लाने के लिए एक तरफ से हम बहुत लंबे समय की योजना और उसकी प्रक्रिया वो चलते कैसे रहें, बीच बीच में टूट ना जाए। पीढ़ियाँ बदलते हैं तो वो संतति समाप्त ना हो जाए, ऐसा कोई कार्य प्रणाली सोचा जाए। और दूसरा, उसके साथ हम तत्कालिक परिणाम की आशा ना रखें। बहुत लंबे समय के बाद कोई परिणाम देने वाले हैं तो उस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए लंबे समय तक कार्य करने की प्रतिज्ञा, संकल्प लेने का आदत डाल सकें। क्योंकि तत्कालिक परिणाम नहीं मिलने पर हतोत्साही हो जाना, निराशा हो जाना, ये किस भी रचनात्मक कार्य के लिए सबसे बड़ा बाधक लगता है। गीता में तो यहाँ तक क्या कहा गया है कि परिणाम की इच्छा ही नहीं रखना चाहिए, लेकिन उसको मैं थोड़ा संशोधित करके समझता हूँ कि परिणाम की इच्छा नहीं रख करके या परिणाम की अपेक्षा के बिना कोई कार्य करना, वो भी बहुत प्रतिभावान लोगों की कार्य प्रणाली नहीं लगता है। उसका अर्थ ये लेना चाहिए कि अभी हम काम करें तो अभी हमारा सामने उसके परिणाम हो, उसका उपलब्धि तत्कालिक रूप से मिले, इसी इच्छा को छोड़ करके सारे ध्यान कार्य पर ही केंद्रित हो। कार्य और कारण, कार्य कारण भाव या हेतु और फल, वो तो अपने आप के अटूट संबंध बने हुए हैं। अगर हेतु को हम ठीक से संपादन कर सकें तो उसका नतीजा तो होना ही होना है। बीज को ठीक जान से बोया दिया जाए, उसको पानी और धूप मिले, खाद मिले, तो उसमें से अंकुर उगना कोई रोक नहीं सकते हैं। उसके लिए इच्छा रखने की भी आवश्यकता नहीं है। अंकुर उगना ये कि अपना स्वाभाविक एक प्रकार से ये प्रकृति की नियम है को उसमें कोई ना तो रोक सकते हैं, ना समय से पहले उसको प्राप्त कर सकते हैं। इस चीज़ को जान लेना चाहिए। तो ये मैं ज़रा इसकी पृष्ठभूमि जो बैकग्राउंड है
उसके विषय में मैं कह रहा हूँ। हिंद स्वराज आज के संदर्भ में एक लिखा जाना चाहिए। ये जो भी हम योजना बने 500 साल की या 100 साल की या 5 साल की जो भी हो, उसकी एक तरह से शास्त्र होना चाहिए। जैसा गांधी जी ने हिंद स्वराज एक मूल शास्त्र के रूप में लिखा, तो उनकी अपने जीवन की सारे कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति उसमें दर्शाया गया सिद्धांतों के माध्यम से ही संपादित किया। तो इसलिए हमको भी एक ऐसा, जो गांधी जी के समय में आवश्यकता नहीं थे या उस समय उसके प्रश्न उठा नहीं था, आज उठ गए हैं, जिसकी प्रति हमें ध्यान जाना जरूर है, उनको लेकर के हिंद स्वराज की प्रणाली से एक ग्रंथ, एक दस्तावेज तैयार हो और बहुत सोच समझ करके उसे तैयार करें, तो जिससे हम जो कुछ काम करें भविष्य में, लंबे अवधि की योजना की जो कुछ काम की योजना बनाएं या करें, तो उसका एक सिद्धांतिक संदर्भ ग्रंथ कहना चाहिए। जब जब हमको कोई संशय हो, कोई दुविधा हो, तो हम उस ग्रंथ की, उस दस्तावेज की संदर्भों से अपने संशय को, अपने दुविधाओं को समाधान ढूंढ सकें। या तो उसमें सीधे समाधान मिल जाए, अगर सीधे समाधान नहीं भी मिलते हैं, हर प्रकार के प्रश्नों की उत्तर एक ग्रंथ में नहीं ला जाते, लेकिन समाधान खोजने की दिशा है, प्रक्रिया है, वो उस ग्रंथ से मिल सकें। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो अलग नहीं हैं। मेरे कहना यही था। तो अगर हम कुछ सचमुच करने की परिस्थिति में आते हैं, तो पहले हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि ऐसा कुछ दस्तावेज तैयार करने की दिशा में हम 1-2 साल समय दें और उसको तैयार करें। तब फिर उसके बाद जो कुछ हम कर सकते हैं, जैसा हिंद स्वराज में जितना प्रश्न उठाया गया है, उसमें जो नहीं उठाया गया हुआ प्रश्न आज बहुत सा हैं, और आगे भी नए नए प्रश्न आ सकते हैं। ख़ास तौर से 2 चीज़ की बहुत संभावना, कुछ लोग बड़े उत्सुक से बहुत खुशी खुशी उसको अपनाने के लिए उत्सुक हैं, कुछ लोग बहस से, संशय से देख रहे हैं। वो 2 चीज़ ये हैं कि पर्यावरण की प्रदूषण की कारण जो संपूर्ण विश्व में एक संकट आने वाले हैं। हम नहीं कह रहे हैं, आज के साइंस वाले भी यही कह रहे हैं कि अगले 50 वर्ष बहुत ख़तरनाक समय होगा। अब उन लोगों ने खोज वोज करके बहुत सा स्टैटिस्टिक्स दिया है, तो वो कितना सही हो, लेकिन कुछ तो दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दिसंबर महीने की मध्य में बैठे हुए हैं, कोई यहाँ सर्दी की, ठंड की लक्षण ही नहीं है। ये साल पहले हैं, अभी तक हीटर नहीं जलाया गया हो, और कुछ दिनों तक ही
पंखा चलाते थे। तो इस तरह की जो बहुत स्पष्ट रूप से लक्षण आ रहे हैं। और उसके अतिरिक्त जो हिंसा का वृद्धि है, युद्ध हैं, लड़ाई हैं, वो सभी एक ही वो हैं। तो ये तो एक प्रकार से नेगेटिव पक्ष को हम देख रहे हैं। और एक पॉजिटिव पक्ष भी लोग कहते हैं बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन कितना पॉजिटिव है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकास आने वाले 10 साल 12 साल में बहुत कुछ हो जाएगा कि करीब करीब मनुष्य की विकल्प में मशीन काम कर सकेंगे। अब मनुष्य के विकल्प में मशीन काम करने लगेगा तो वो मशीन मानव की दास होंगे या मानव उस मशीन की दास होंगे, यह अभी कोई नहीं जानता है। अगर वो मशीन मानव के दास रहें तो इतना ज़्यादा खतरा नहीं दिखाई देते हैं, परंतु वही मनुष्य की स्वामी हो जाए, मालिक हो जाए, तो संपूर्ण मानव समाज की क्या परिस्थिति होंगी। और उससे जो शोषण और हिंसा करने की क्षमता मनुष्य को प्राप्त होगा, वो कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाएगा, इसका भी बहुत बड़ा संशय है। तो ये सब अभी लोगों की जानकारी में है। जो लोगों की जानकारी में होते हुए भी बहुत स्पष्टता से लोग स्वीकार नहीं करते हैं, वह असमानता, अन्याय, शोषण, हिंसा, ये सब जो चल रहा है, हर चीज़ में आर्थिक व्यवस्था प्रदान हो गए हैं। कोई चीज़ मानव के हित के लिए कर रहे हो, वो सब लगभग समाप्त हो रहा है। स्वास्थ्य की दिशा में देखा जाए तो आयुर्वेद या जितना परंपरागत औषधि पद्धति हैं, उन लोगों में ये सबसे अधिक महत्व दिया जाता था कि मानव आरोग्य कैसे रहें, रोगी ना हो, कोई महामारी ना आए, ये सोचते थे। लेकिन आज ये सारा रोग हैं, ये एक बिजनेस की पूंजी हो गए हैं। जितना अधिक रोग होंगे उतना अधिक दवाई खोजा जाएगा, उतना अधिक दवाई कंपनियों को आर्थिक लाभ होगा। ये जो पिछले 2 साल में कोरोना नाम की जो महामारी आए हैं, उससे कितने लोगों को कितना बिजनेस मिला। और क्या ये बिजनेस वाले सचमुच इस रोग को समाप्त करने की प्रति ईमानदारी हैं, या वो चाहते हैं कि ये चलते रहें, हमारा व्यापार भी चलते रहें, ऐसा सोचने वाले भी लोग होंगे। तो ये बहुत कहना कठिन है। आधुनिक के चिकित्सा पद्धति में अनावश्यक
जांच इतना करवाते हैं जिसको मात्र एक बिजनेस की दृष्टिकोण से ही करवाते हैं और बाद में उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये सब उदाहरणता है। तो इसलिए ये सब अगर खोजा जाए, इसका मूल कारण खोजा जाए, तो इसका मूल कारण आधुनिक सभ्यता, सामान्यता इन जनरल, इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ के उत्पादन की क्षमता मनुष्य की आवश्यकता से अधिक चीज़ों को उत्पाद करने की क्षमता तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से आया है। और उसके मूल कारण में साइंस है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने मनुष्य को एक नई चीज़ क्या दिया है, हम लोगों की सही और आवश्यकता से अधिक के चीज़ों को उत्पादन करने की क्षमता दे दिया है। उस क्षमता से लोग उत्पादन करने लगे तो प्रकृति की शोषण एक तरफ हुआ और मनुष्य की शोषण दूसरी तरफ हुआ। दोनों तरफ सोर्स और कंज्यूमर दोनों को उत्पादन के माध्यम से प्राकृतिक संपदा को इतना नष्ट पहुंचा गया कि सारे जंगल कट गया है और सारे नदियों का प्रवाह बदल गया या रुक गया, क्या हो गया, और संपूर्ण जल हैं वो प्रदूषित हो गए। और उपभोक्ताओं के लिए मनुष्य की लोभ को, ग्रीड को इतना अधिक शोषण हुआ कि आज कोई भी आदमी लोभ की प्रभाव से मुक्त नहीं है। क्योंकि अब हमें क्या चाहिए, हमारा आवश्यकता क्या है, ये निर्णय करने की स्वाधीनता बिल्कुल समाप्त कर दिया है। आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, ये सब उत्पादक तय करेंगे और आपको डिक्टेट करेंगे। और इस डिक्टेशन को इतना खुशी खुशी लोग मान लेते हैं कि फिर ऐसा समझते हैं कि इसके बिना तो मेरे जीवन बेकार हैं। ऐसा सोच कर के कंपैरिजन और कंपटीशन दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इससे सब चीज़ गड़बड़ हो रहा है। तो आधुनिक सभ्यता की या आधुनिक सभ्यता की जो मूल सोर्स हैं वो उत्पादन की क्षमता है। उस उत्पादन की क्षमता से चीज़ों का भरमार हो गया। तो इसलिए मनुष्य को लोभी बनाए बिना आपको बाज़ार नहीं मिलेगा, खरीदारी में नहीं मिलेगा। और इसमें कुछ तो देखने में बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं लगता है, लेकिन सबसे अधिक गड़बड़ इसमें लगता है जो विध्वंसक डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हैं वो उत्पादन करना आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस सिद्ध हो रहे हैं। तो वेपन्स जब संपादन करेंगे, उसको बाज़ार में लाएंगे, तो उसका उपयोग होना ज़रूर है। उपयोग नहीं होगा तो जिसकी बाज़ार बंद हो जाएंगे। उपयोग होने के लिए उसकी टारगेट तो केवल मनुष्य ही हैं।
प्रकृति या जीव जंतु भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ पर लड़ाई नहीं होंगे, झगड़ा नहीं होंगे, जैसा अमेरिका में हम रोज़ देखते हैं कि इंडिस्क्रिमिनेटिव फायर स्कूल में हुआ है, इतना बच्चा मर गया है। तो ये एक बार नहीं, लगभग हर साल हर महीने इसका घटना होते हैं। लेकिन एक आदमी को हिम्मत नहीं है कि बंदूक रखने के नियम को बदलना चाहिए। कोई भी राजनीतिक आदमी हो या व्यापारी आदमी हो, जिनको इसका हिम्मत नहीं है कि बंदूक में कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि बंदूक उत्पादक जो लॉबी कहलाते हैं वो इतना शक्तिशाली हैं कि वो सबके ऊपर। अब इसका फिर भी यहाँ रैशनैलिटी ख़त्म हो जाता है, लॉजिक ख़त्म हो जाता है। केवल हम एक उत्पादक होने के कारण मुझे जो लाभ मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, इसका वृद्धि होना चाहिए, इसमें कहीं कमी नहीं होना चाहिए। ये जो सोच है ये लोगों के दिमाग में बहुत घसा हुआ है। तो इससे नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होंगे, पर्यावरण प्रदूषित होंगे, पानी प्रदूषित होंगे और क्लाइमेट चेंज आ जाएंगे। तो ये सब जो मास डिस्ट्रक्टिव हैं, केवल इक्का दुक्का आदमी को कठिनाई हो ऐसा नहीं है, ये सब आते जा रहे हैं। अब तो ज्योतिष वाले लोग भी भविष्यवाणी ऐसा ही कहते हैं कि प्रलय होने वाले हैं। तो ये भी पता नहीं कोई राजनीतिक कारणों से कहते होंगे या क्या कहते होंगे, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बहुत सा भारतीय ज्योतिष लोग जो हैं वो कुछ न कुछ भविष्यवाणी करते रहते हैं। भविष्यवाणी नहीं भी करें तो हम देख रहे हैं कि आने वाले समय जो है उसमें तात्कालिक रूप से कोई सुधार होने वाला हो ऐसा दिखते नहीं है। तो ये सब इधर उधर की बातें हैं। तो हम जिस दिशा में सोच रहे हैं उसमें अगर हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ना है तो मुझे एक पद्धति अपने दिमाग में ठीक लगता है। हो सकता है हम लोग बौद्ध अनुयायी होने के कारण उससे प्रभावित हो या उससे कंडीशनड हो, लेकिन ऐसा लगता है भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन में 4 आया सत्य की देशना दिया। दुख सत्य, दुख समुदय सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध मार्ग सत्य। तो ये तो सब प्रसिद्ध हैं, क्योंकि समस्त जीव जंतु, समस्त जीव, ऑल सेंशिएंट बीइंग्स एक समता ये है कि कोई भी दुख नहीं चाहते हैं, सब लोग सुख चाहते हैं। इसमें कोई, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो देवता हो, चाहे कोई भी हो, ये एक समता है। दुख नहीं चाहते हैं, सुख चाहते हैं। दुख नहीं चाहते हुए भी दुख से निवृत्ति इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि वो दुख का मूल कारण क्या है वो नहीं जानते हैं। जो कारण नहीं जानेंगे तो उसका निवारण हो नहीं सकते हैं। कोई आदमी बीमार है तो बीमारी की मूल कारण समझ करके उस मूल कारण को ठीक कर देंगे तो बीमारी अपने आप दूर हो जाएंगे। मूल कारण जाने बिना सिम्टम ट्रीटमेंट करते रहेंगे, जैसा
पेन किलर गोली खा लीजिए, कुछ दर्द कम हो जाएंगी वगैरह वगैरह। और ठीक ढंग से उसके मूल कारण को निवारण करना है तो उसको जानना चाहिए। समस्त दुख के स्रोत क्या है, कहाँ से दुख आते हैं। जब वो स्रोत जान लेंगे तो उसकी निवारण क्या है, मार्ग सत्य की जगह पर उसको भी समझ लेंगे। जो निवारण क्या है वो समझ आ जाए तो उस निवारण की उपाय को अपनाएंगे तो जिससे दुख मुक्ति पा जाएंगे। ये कि सीक्वेंस है, कार्य कारण भाव से एक सीक्वेंस है। अभी हम दुख को दुख रूप में देखते नहीं हैं और उसके मूल कारण नहीं जानते हैं, तो जिसके कारण उसकी निवारण की उपाय भी नहीं जानते हैं, जिस कारण हम दुख नहीं चाहने पर भी दुख से निवृत्त होने के काम कर नहीं पाते हैं। दुख को सुख के रूप में अधिकांश देखते हैं। आज के संदर्भ में आधुनिक सभ्यता को बहुत ही एडवांसमेंट और विकास के रूप में देखते हैं और उसकी प्राप्त के लिए राजा और प्रजा सब लगे हुए हैं और नाम दिया है विकास। बिना कोई विशेषण की विकास विकास का एक ही शब्द है, तो उससे बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है विकास क्या होता है, लेकिन उस दिशा में तो ये दुख को सुख के रूप में देखने की समस्या है। इसको पहले सामना करना होगा। दुख क्या है? आज जो हम सुख मान रहे हैं वो या तो अभी भी दुख हैं या ये दुख का कारण है। तो इसको समझने के लिए आधुनिक सभ्यता की प्रतिफल के रूप में जो इस समय संपूर्ण समाज में एक व्यापक पद्धति है, द प्रेजेंट सिचुएशन, उसका विश्लेषण करके जैसा हिंद स्वराज में 4-5 बिंदुओं पर विश्लेषण किया है, उस तरह से जो उसमें विश्लेषित नहीं है उसमें विश्लेषित हैं, तभी उसको आज के संदर्भ में और थोड़ा विस्तार करना होगा। और उसमें विश्लेषित नहीं है जिसको हम ढूंढ करके हो सके तो संपूर्ण विश्व में व्यापक, अगर नहीं तो तत्कालिक रूप से जो भारतीय समाज में जो चल रहे हैं उनको लेकर के एक विश्लेषणात्मक दस्तावेज तैयार करने की चेष्टा किया जाए। तो जो जैसा हिंद स्वराज की शैली है प्रश्न उत्तर के रूप में और हर चीज़ को प्रश्न किया जाए, जो आज उपलब्धि मान रहे हैं उससे हमें क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रहा है समाज को और संपूर्ण जगत को, विश्व को क्या हो रहा है उससे, तब फिर उसके कारण क्या है, उसके कारण ठीक ठीक ढंग से खोजा जाए। ऐसा तो बहुत सा कारण मिल जाएगा, ठीक ठीक ढंग से खोजा जाए तो मनुष्य की अविद्या, इग्नोरेंस, जो सही को सही रूप में देख नहीं पाने का है, जिससे ये सब नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाओं का उत्पत्ति होता है, उसको थोड़ा
साइंटिफिक वे से विश्लेषण करके दर्शाना होगा। तो ये दो चीज़ हो जाएंगे। वर्तमान परिस्थिति सुखदायक नहीं दुखदायक हैं, या तो तत्कालिक रूप से या कुछ समय के बाद वो दुख देते हैं। बौद्ध वांग्मय में दुख को 3 कैटेगरी में बांट दिया है। दुख, परिणाम दुख और संस्कार दुख। तो ये तीनों ठीक ढंग से समझाना पड़ेगा। दुख वो हैं जैसा बीमार हैं, जैसा दर्द हो रहा है, जैसा गरीबी है, भूखमरी हैं, आशीषित हैं, ये सब तो सब लोग दुख रूप में मानते हैं, उसको दुख कहते हैं। परिणाम दुख हुए हैं अभी हमको सुख रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन वो समाप्त हो जाता है तो दुख के रूप में परिणित होता है, या समाप्त नहीं भी होता है तो वो स्थायी रूप से सुख नहीं देते हैं। जैसा हमको सर्दी लगता है तो आग के सामने तपते हैं, फिर कहा जाए कि सारा दिन आग के सामने बैठे रहो तो फिर दुख के रूप में परिणित हो जाएंगे, जिसका तत्कालिक दुख नहीं होने पर भी जिसका परिणाम दुख है। और संस्कार दुख, ये दोनों दुख को मनुष्य क्यों भोगते हैं? मनुष्य कर्म और क्लेश से बंधे हुए हैं, पराधीनता है, हम सोचने की, समझने की, करने की स्वाधीनता नहीं है, ये संस्कार दुख हैं। तो ये सब मनुष्य की अविद्या से उत्पन्न होता है। अविद्या से क्या होता है? अविद्या से स्व को नहीं जानते हैं, पर को भी नहीं जानते हैं। स्व और पर को नहीं जानने के कारण हमने स्व और पर को ऐसा बना दिया है कि हर चीज़ स्वार्थ के रूप से देखने लगे, और पर के लिए कुछ भी ना करना। तो इस दृष्टि से आध्यात्मिक को छोड़ करके हम मात्र सामाजिक विज्ञान की दृष्टि से, सामाजिक नॉलेज की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब तक हम स्व और पर की समता को नहीं समझेंगे तो स्वार्थ कहीं पर भी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ पर स्वार्थ नहीं ख़त्म होगा तो वहाँ ध्वनि और संघर्ष समाप्त नहीं होगा। तो ये जो सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा जांच करना पड़ेगा। तो इससे जो स्व और पर की समता जो है, ये सारे जगत की एक प्रकृति के नियम हैं, चाहे वो ईश्वरवादी हो चाहे वो अनिश्वरवादी हो। एक जीवात्मा की और दूसरा जीवात्मा की में किसी भी दृष्टि से भेद नहीं है। उसकी समता की जो स्वरूप है वो हम देख नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक ढंग से देखने की प्रयास करना होगा। तो इसके बाद फिर कौन सा उपाय है, किस ढंग से इस अज्ञान को, अविद्या को समाप्त करने की चेष्टा करें। फिर वहाँ पर सामाजिक के संदर्भ में आध्यात्मिक की बात छोड़ करके सीधे साधारण समाज के संदर्भ में आए तो शिक्षा पद्धति में सूचना मात्र देने की पद्धति से हटा करके शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के अंदर स्व पर समता की ज्ञान कैसा हो सके, मैत्री और करुणा की भावना कैसा उत्पन्न हो सके, और
करुणा आधारित समाज की संबंध कैसा विकसित किया जा सके, इस पर खोज करना पड़ेगा। सामाजिक व्यवस्था में ठीक ढंग से देखा जाए तो सामाजिक की सुव्यवस्था और कुव्यवस्था या अव्यवस्था सबका मूल में क्या है? मूल में है संबंध, द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट पीपल, दो आदमी के बीच में संबंध, परिवार के अंदर संबंध, पड़ोसियों के साथ संबंध, कुटुंब के साथ संबंध, प्रकृति के साथ संबंध, अन्य देशों के साथ या लार्जर स्केल पर, यह सारा संबंध जब सकारात्मक संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध होगा, पॉजिटिव संबंध तभी हो सकता है जहाँ पर संघर्ष ना हो। सहयोग हो, एक दूसरे को हानि ना पहुंचाएं। कोई भी संबंध के माध्यम से या तो एक दूसरे को लाभ पहुंचे, अगर लाभ नहीं भी पहुंचे तो जिससे हानि ना हो। तो ऐसा संबंध की मूल बिंदु में करुणा, मैत्री, स्नेह, आत्मीयता, ये चित्तवृत्ति जहाँ पर होगा तो दो व्यक्तियों के बीच में कहीं पर भी अपने अपने अभिलाषा की बिंदुओं पर टकराव नहीं होंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे के पूरक होगा, तब वो संबंध ठीक रह सकते हैं। जहाँ संबंध ठीक होगा तो वहाँ पर हिंसा नहीं होंगे, जहाँ हिंसा नहीं होंगे, शोषण नहीं होंगे और एक दूसरे को अपना हित संपादन के लिए उपयोग नहीं करेंगे, तब वो संबंध सामयिक होगा। तो जब संबंध सामयिक होगा तो समाज में अव्यवस्था आने की कोई गुंजाइश नहीं बचते हैं। अगर कुछ बाह्य कारणों से अव्यवस्था आ भी जाए तो ये सकारात्मक संबंधों के माध्यम से उस अव्यवस्था को बहुत सरलता से ठीक किया जा सकेंगे, पुनः उद्धार किया जा सकेंगे, ऐसा दिखाई देते हैं। तो इसके लिए एक बहुत रैशनल से, तार्किक दृष्टि से हर चीज़ को गहराई तक विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ेगा। उस विश्लेषण के माध्यम से जो चीज़ सामने आएंगे उसको लोगों तक ले जाना होगा। तो इसलिए सबसे पहला जो कदम है वो शिक्षा पद्धति की और ध्यान देने की आवश्यकता लगता है। गांधी जी ने अक्षरज्ञान के विषय बात कहे हैं और शरीर प्रधानता की बात कहे हैं, वो सब बहुत गहरे बात हैं और सचमुच उसमें गहराई से शोध करने की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन जैसा मैं सी लर्निंग की और ये इधर भी कुछ चल रहा है, सोरबोन नैतिक शिक्षा की,
अभी लोगों में उतना इसकी असहमत नहीं दिखाई देते हैं। बहुत लोग इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को स्वीकार करने के लिए तैयार लगता है। अब कितना गहराई स्वीकार कर सकेंगे ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसमें बहुत तत्कालिक रूप से प्रत्यक्ष विरोध बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये एक आशा का बिंदु है। तो यहाँ से प्रारंभ करना होगा, फिर हर दिशा में जो इसका विस्तार जब होंगे तो मनुष्य की जितना भी आवश्यकता और कार्यप्रणालियों की विभिन्नता है, उन सब के विषय में हम अपने अपने सिद्धांत और वो सिद्धांत को कार्यान्वयन करने की उपाय, इन सब के विषय में सोचना होगा। तो ये सब कार्य के लिए जैसा गांधी जी ने कहा है, दो चीज़ की नितांत आवश्यकता है, चित्त शुद्धि और साधन शुद्धि। चित्त शुद्धि की मोटा मोटे परिभाषा किया जाए तो इस कार्य से मुझे कोई लाभ होने वाला है ऐसा अभिलाषा किसमें ना हो, या इस कार्य से मुझे कोई हानि हो इसका बेग ना हो। एकदम स्वार्थ रहित होकर के लोक सेवा के लिए, पर हित के लिए, अनेक सेवा के लिए ही 100% कर रहा हूँ, और इससे जो कुछ नुकसान होगा, जो कुछ कठिनाई होगा, उससे हम डरेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, ऐसा कुछ चित्तवृत्ति उसका फिर विस्तार से विश्लेषण करना पड़ेगा, कैसा कैसा होना चाहिए। और चित्त शुद्धि एक व्यक्तिगत साधना है, तो हर आदमी को अपने अपने चित्त शुद्धिता करने की प्रयास होगा। और मानव स्वभाव में कुछ ऐसा है कि आर्थिक दृष्टि से या अन्य कोई लाभ का अभिलाषा नहीं भी रखते हो, कुछ लोग सोचते हैं कि इससे प्रसिद्ध मिलेंगे, लोकप्रियता मिलेंगे, ऐसा अभिलाषा भी चित्त शुद्धि की विरोध होंगे। तो किसी प्रकार की स्वार्थ से संबंधित अभिलाषाएं रहित हो तो वो चित्त शुद्धि की एक मापदंड होंगे। और साधन शुद्धि और कठिन है। आज की जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है उसमें संपूर्ण शुद्ध रख पाना लगभग असंभव जैसा कभी कभी लगता है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मिस्टर सेठी, वो हमारा सेंट्रल टिबेट एडमिनिस्ट्रेशन की अकाउंट्स को देखते थे। तो जब मैं ऑफिस में था तो मैंने उनसे कहा कि हम चाहते हैं कि कोई भी काम 100% ऐसा हो कि कोई गैर कानूनी ना हो, हर चीज़ कानून के हिसाब से ही हो। तो कहते हैं ये असंभव है। हिंदुस्तान के कानून ऐसा है कि उसको गैर कानूनी करने में सरलता है और कानून की दृष्टि से चलना बहुत कठिन है। तो मुझे अभी भी याद है। तो अपने परिश्रम से और वैधानिक दृष्टि से उत्पादन किया हुआ
या जिन लोगों से हम आर्थिक सहयोग भी लेते हैं तो उनका स्रोत कैसा है, इन सब को देखना। जैसा आजकल एक बहुत बड़ा स्रोत है कोऑपरेट, क्या कहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, PPS, कॉर्पोरेट सोशल, हाँ CSR, हाँ। तो मुझे पता लगा कि कॉर्पोरेट्स की ये काम जो है टैक्स चोरी करने का एक माध्यम बने हुए हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि साधन शुद्धि बहुत सरल काम नहीं है, लेकिन हमको ये नहीं मानना चाहिए कि यह असंभव है। संभव तो बनाना ही पड़ेगा। तो यही कुछ मेरे मोटा मोटी रूप थे। तो इससे आपको, और अब तो शब्दों को पकड़ने में बहुत माहिर हैं, तो उससे कुछ निकालिए और कैसा हो सकता है। फिर 10-5 आदमी ब्रेनस्टॉर्म करके बैठ करके, इसमें ये बात तो थोड़ा स्पष्टता है कि जो हिंद स्वराज वाला जो काम है जी उसमें तो एक स्पष्टता है हाँ, कुछ हद तक, ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने पिछले 10-12 साल से बातें भी करते रहे हैं हम और आप और ग्रुप के साथ भी। ये जो 500 साल या 100 साल या जो भी योजना है, तो इसका ध्येय क्या होना चाहिए रिम्पोचे जी? हम जो काम करेंगे उसका ध्येय मैं पूछ रहा हूँ कि हमको जो डॉक्यूमेंट बनाना है उसमें उस पे थोड़ा आप बताइए कि हम क्या हमारे सामने एक विजन होना चाहिए। दे तो समाज की बेटरमेंट, हाँ, समाज परिवर्तन, जो आज की स्थिति हिंसात्मक समाज है, हाँ, उसको अहिंसात्मक समाज के रूप में कैसा ले जा सकते हैं। लेकिन 100% शुद्ध तो कभी होता नहीं है, लेकिन अधिकांशता हम केवल इतना ही सोचते हैं कि आज क्या है, गलत चीज़ों को सोशल, लीगल और मॉरल मान्यता मिले हुए हैं। भ्रष्टाचार करना कोई गलत नहीं है, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं, सोचते ही नहीं, करते भी हैं। गलत चीज़ों को गलत नहीं समझना, और इसकी बहुमत है। हम एक ऐसा समाज की परिकल्पना करें जहाँ पर गलत करने वालों को थोड़ा शर्म हो, भय हो, और समाज में उसकी अप्रतिष्ठिता होने की संभावना रहे। तो ये ऐसा समाज की परिकल्पना चाहिए।